तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनको हम हल करेंगे। और ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और जिनको हम नए मेथड्स के साथ में सॉल्व करेंगे। मीन्स जिससे हमारा एग्जामिनेशंस में जितना भी टाइम लगता है वो हम एलिमिनेट कर पाएँ, मैक्सिमम जो टाइम है हम वो कम कर पाएँ। हमारा इस वीडियो का सीरीज जो चलाने का मेन मोटिव यही रहेगा कि हम उस तरीके से सॉल्व करें पेपर में कि जिससे कि हमारा कम से कम समय में हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चन हल कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अभी यही स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं जिनको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें बेसिकली हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि हम प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को आसानी से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि लाभ हानि क्या होता है। ठीक है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये समझ लेते हैं। लाभ हानि का कॉन्सेप्ट आया क्यों? देखिए दोस्त, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उसमें एक वस्तु है, ये मान लीजिए एक घर बनाया या बोर्ड बनाया, ये बोर्ड बनाया, ठीक है, मान लीजिए उसकी लागत लगी इसमें क्या, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है या फिर वो कुछ भी अपनी अर्निंग के लिए, जैसे नॉर्मली हमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए करना है, तो इस चीज़ को बनाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने इसकी लकड़ी ली, ठीक है, वो 10 रुपये की आई मेरे पास, कुछ भी इसमें जो भी मेरे इक्विपमेंट्स अलग मटेरियल लगा वो मेरे करीब 5 रुपये का लगा। इस तरह से मेरी लागत को टोटल लागत यानी कि कुल कीमत मेरी कॉस्ट प्राइस इसकी बनी 15 रुपये। अब मैंने अपने फिजिकल एक्टिविटी की, इसमें मेहनत की। अब मैं भी चाहता हूँ कि उस मैंने मेहनत की उसका कुछ मेरे को भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। जब मैं मार्केट में अगर इसको बेचना चाहूँगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिट ही हमने इसमें क्या किया, इंक्लूड किया। लाभ मुझे मिलना चाहिए, तो इसमें अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 3 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसका एक मूल्य निर्धारित किया। अंकित मूल्य वो क्या हो गया, रुपये 13। तो 13 रुपये मेरा अंकित मूल्य हो गया, जिसमें मेरी लागत क्या रही थी, कॉस्ट प्राइस 15 रुपये थी, और जो मैंने इस पर एक्स्ट्रा अंकित किया वो मेरा लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया दोस्त। ठीक है, ये हमारा लाभ हो गया। लेकिन एक ग्राहक आया, मीन्स मान लीजिए एक ग्राहक आया, वो इस बोर्ड को लेने के लिए वो कहता है कि मैं 13 रुपये में नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, वो चाहता है कि मुझे इस पर कुछ छूट दी जाए। ठीक है, अब वो छूट की बात करेगा तो डिस्काउंट की बात करता है वो, छूट की। ठीक है, अब वो कहता है कि नहीं, मैं 13 रुपये में इसको नहीं खरीद सकता। तो फिर उस केस में क्या करूँगा, मैं इसको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। मैंने माना कि 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो जो मैंने अंकित मूल्य किया था, ये जो मेरा अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, इसी पे तो मैंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब वो 1 रुपये का जो मैंने इसको छूट दी वो डिस्काउंट हो गया दोस्त। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि इसमें, तो अब डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास क्या बचा, रुपये 12 रुपये। तो 12 रुपये जो मेरे पास आएंगे वो इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में लाभ हानि का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ अगर बनाता है तो वो चाहता है कि उसके एवज में उसको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिले, तो इसलिए लाभ का उसमें कॉन्सेप्ट आया। अगर मान लीजिए कोई भी ग्राहक खरीदना चाहता है तो वो रेट टू रेट तो नहीं खरीदेगा, उसकी तो आदत ही रहती है कि कुछ ना कुछ उसमें से कम किया जाए। तो वो जो कम करने का कॉन्सेप्ट आया तो उसकी वजह से उसको फिर छूट या डिस्काउंट की बात आने लगी। ठीक है, और जिस डिस्काउंट के बाद बेच रहा है वो लाभ हानि के बाद जो भी कुछ हो, बिक्री मूल्य जो भी उसका, तो वो विक्रय मूल्य एसपी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 4 चीज़ें हमें इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो चारों चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। ये 4 चीज़ों पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लाभ या हानि। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारे 4 चीज़ें हैं जो हमें इसमें अच्छे से निकालनी होती है क्वेश्चन में, कैसे भी करके। आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे ना, उसमें से इन्हीं चारों में रिलेशन निकालना है और उन्हीं 4 की चीज़ों के आधार पे आप पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने कोई वस्तु बनाई, वो मेरा लागत मूल्य उसका था 100 रुपये। ठीक है, तो वो लागत मूल्य हो गया।
ठीक है। और मैं उस पर चाहता था कि मुझे 50% उस पर मैंने बढ़ा करके उसको अंकित किया, 50 रुपये मैंने उसको बढ़ा करके अंकित किया, तो मेरा अंकित मूल्य हो गया। ठीक, अब उसको मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, यानी कि इस पर मुझको जो ग्राहक था वो भी डिस्काउंट मांग रहा था, तो मैंने उसको 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितने रुपए में बेची मैंने, 15 दूनी 30, यानी 120 रुपये में बेच दी। तो ये मैंने इसका क्या किया, 120 रुपये में इसको बेच दिया। अब यहाँ से मैंने 150 से इसको डिस्काउंट दिया, 20 रुपये में बेच दिया, और इससे ये कितने आज ज़्यादा है, ये 20 रुपये ज़्यादा है। तो ये 20 रुपये मेरी लागत मूल्य से अधिक आ गए, तो ये क्या रहेंगे मेरा, ये मेरा लाभ हो गया, यानी कि ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्या है, बिक्री मूल्य, और ये मेरा अंकित मूल्य था। ठीक, तो इस वाले केस में क्या हो गया, मेरे पास लाभ आ गया मेरे पे। ये मेरा डिस्काउंट था, कितना था, 20% का डिस्काउंट था, और 20% इसका किसके बराबर होगा, 30 रुपये के बराबर होगा। 30 रुपये की छूट देने के बाद 120 इसका विक्रय मूल्य हो गया। इस तरह से मेरे को यहाँ पर लाभ रुपये में कितने आ गया, 20 रुपये लाभ आ गया। और वही हमारा 100 का 20 कितना होता है, 20% होता है, तो 20% का लाभ निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्त, इसी तरह से एक हानि वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए SP, CP और MP। वही है कि मान लीजिए 100 रुपये मेरा लागत मूल्य है, और मैंने उसको 150 रुपये पे अंकित किया। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या थे, आलू थे। ठीक है, 100 रुपये के मैंने आलू खरीदे थे, और उनको मैं प्रॉफिट में बेचना चाहता था 150 रुपये में। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो आलू कुछ ख़राब हो गए, तो फिर मेरे को वो बेचने पड़े 80 रुपये में ही कुल। तो इस वाले केस में क्या हुआ, मेरे को देखिए मैंने उसका अंकित मूल्य तो कितना किया, 80 किया। ठीक है, लेकिन वो ख़राब हो गए, तो मैंने अब ख़राब हो गए तो इसलिए मैं चाहता था कैसे ही करके उनको बेच दूँ। तो मैंने यहाँ 150 रुपये से इसको कितने कम कर दिया, ये मैंने 70 रुपये कम कर दिया। ठीक है ना, 70 रुपये कम कर दिया। और यहाँ पर देखा जाए तो ये क्रय मूल्य था, CP था ना क्रय मूल्य, ये 100 रुपये, ये मेरा अंकित मूल्य था। ठीक, और ये मेरा बिक्री मूल्य था, विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80। मैंने 70 रुपये का क्या दिया, इसको छूट दे दी दोस्त, डिस्काउंट दे दिया। तो इस वाले सौदे में देखते हैं क्या हुआ मेरे को, मेरा लागत मूल्य क्या था, 100 रुपये, मैंने इसको बेचा कितने पे, 80 पे, यानी कि लागत मूल्य से कम पे बेचा। तो कितने कम पे बेचा, 20 पे। जो भी अंतर आया, जो ये इस वाले केस में मेरे को क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को हानि हो गई, कितने रुपए की, 20 रुपये की। और हानि या लाभ जो भी निकालते हैं हम किस पे निकालते हैं, CP पर, क्रय मूल्य पर। तो 100 पे हानि होगी मेरे को 20 की। ठीक है, तो मेरा यहाँ से देखिए कितनी हानि आ गई, 20% की हानि हो गई। आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 100 पे 20 की हानि हुई, यानी कि 100 पे 20 की हानि हुई, तो वही तो हमारा 20% हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, हमें 100 पे ही तो निकालना है, कैलकुलेट करना है। 100 पे कैलकुलेट यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना तो 100 पे निकालते हैं। बाकी CP यहाँ पर क्या था, 100 ही था, तो 100 पे 20 की हानि मतलब 20% की ही हानि हो गई। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि देखिए मैंने छूट दी 70 रुपये की। अब ये 70 रुपये की छूट दी और मेरे को 20 रुपये की हानि हो गई, तो 20% हानि हो गई। तो इस वाले केस में क्या हुआ, ये हो गया। तो छूट हम ऐसे भी देते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि 4 चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसका फॉर्मूला भी कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले होगा CP, फिर SP, फिर होगा MP। अगर मान लीजिए मेरी 100 रुपये इसकी कीमत है और मुझे जो भी लाभ हुआ, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट, तो हमारा SP आएगा। ठीक है, और मेरा MP कुछ भी है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है। इस पर अगर मैंने डिस्काउंट दिया, ठीक है, इस पर मैंने छूट दी, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा बिक्री मूल्य मिलेगा। ये SP यानी कि विक्रय मूल्य, ये CP यानी कि क्रय मूल्य, और MP यानी कि अंकित मूल्य। अगर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया तो मुझे SP मिलेगा, या CP पे कुछ प्रॉफिट हुआ तो SP मिलेगा, या फिर लॉस होता है तो SP बड़ा हो जाएगा, उस केस में छोटा हो जाएगा। बस CP से यहाँ पर लॉस भी हो सकता है तो SP मिलेगा। CP में से अगर हमने लॉस घटा देंगे तो हमें SP मिल जाएगा। लॉस यानी कि हानि। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि लाभ और हानि हम किससे कैलकुलेट करेंगे, CP और SP से।
जैसे मैंने ख़रीदा था 100 रुपये का, बेच दिया मैंने 80 रुपये का, तो इस वाले केस में मुझे क्या हुआ, हानि, यानी कि लॉस हुआ। कितने रुपए का, 20 रुपये का। ये कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। तो 100 पे 20 की हानि, यानी कि दोस्त 20% की हानि। अब बात आती है सीपी भी मैंने ख़रीदा 100 का था, बेचा मैंने 130 का। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का दोस्त, 30 रुपये का। तो 30 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 100 पे। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा आपका, 30%। ठीक। अब बात आती है अंकित मूल्य की, कि मैंने ख़रीदा था 100 रुपये का, ठीक है, और अंकित मूल्य किया मैंने उस पर 150 रुपये, यानी 50 बढ़ा करके, और फिर मैंने उस पर छूट दे दी कितने परसेंट की, डिस्काउंट दिया मैंने 20% का। तो वो बेचेगा कितना, 15-29, यानी कि 120 रुपये का बेच दिया। तो इस वाले केस में क्या प्रॉफिट होगा, तो आप सीधे सीधे अंतर निकाल लेंगे, यानी कि एसपी और सीपी का अंतर निकल के आएगा 20 बटे 100 इंटू 100, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये 20% का हमने डिस्काउंट दिया था मार्क प्राइस पे, ये निकल के आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला भी बन गया। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट निकालना है, लॉस होता है तो लॉस बटे सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। और इस वाले केस में भी क्या निकल के आया, प्रॉफिट परसेंट वही है, जो भी डिस्काउंट देने के बाद एसपी बचेगा विक्रय मूल्य उसका, और क्रय मूल्य का अंतर ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे एग्जैक्टली लिख लेता हूँ कि, और मान लीजिए सीपी एसपी दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताना है। तो देखिए क्या होगा, प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट वाले केस में क्या होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी बटे, ये क्या होगा हमारा, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया, बटे में क्या करेंगे, सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, ये निकाल के कर दे दिया, जो भी प्रॉफिट होगा बटे में उसको लिख देंगे, सीपी को, और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। अब बात आई लॉस परसेंट की, तो लॉस में क्या होगा, बिक्री मूल्य कम हो जाएगा क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस एसपी बटे में सीपी। ठीक है, ये तो हमारा लॉस आ गया दोस्त, ठीक है ना। देखिए ये तो हमारा लॉस आ गया, लॉस आने के बाद क्या किया हमने, लॉस परसेंटेज निकालना है हमें, यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए ये लॉस इसको एल से डिनोट कर लो, ये प्रॉफिट इसको पी से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ गया, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही लॉस निकालना है तो लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा लॉस परसेंट आ गया। लाभ और हानि प्रतिशत सब क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना दोस्त, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बटे में हमेशा आपको क्रय मूल्य लिखना है। ये हो गया। और डिस्काउंट आप कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट जो भी आप निकालोगे तो आप डिस्काउंट क्या एमपी पर ही तो दोगे, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज जो भी दिया है वो आप एमपी पर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मार्क प्राइस है 150, ठीक है, आपको 20% का डिस्काउंट देना है, तो आप इसी पे तो देंगे 20%, तो ये 20% इसका क्या हो जाएगा, 30 रुपये, 15 दूनी 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, जितने का डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस बटे में लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है तो आप डिस्काउंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये मेजर फार्मूलेज हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताई दिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से वीडियो के लास्ट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जहाँ तक कि मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे इजी फॉर्म में समझाएं। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला। सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न के बारे में देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि आप जो सेलिंग प्राइस है 20 आर्टिकल्स की, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो जो बोला है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। देखिए तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर दोस्त, कॉस्ट प्राइस और 25 आर्टिकल यानी 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको प्रश्न दिया है और आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और सीपी का रेशियो ले लेंगे, क्योंकि जो भी अंतर निकालना होता है हमें इसी में तो निकालना होता है। ठीक है चलिए, तो एसपी बटे सीपी, यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ से आ जाएगा 25/20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य सीपी 100 होता है तो जो भी एसपी होगा हम इसी से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सीपी 20 है, इसको हम अगर 100 बनाएंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ से 125 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 100। 100 पे जो भी है, देखिए अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, ये क्रय मूल्य तो दिया है 100, तो उस केस में इसका विक्रय मूल्य क्या है 125, यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं कितना, 125 में से आपने 100 घटा दिए तो आपके क्या बचे 25, और 100 पे 25 का ही तो प्रॉफिट है, तो यानी सीधे सीधे आपका 25% प्रॉफिट हो गया। समझ गए ना, 100 पे जो ऊपर है वही आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 25% आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको 100 बना लिया रिलेट करके क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य को 100 बना देंगे और 100 पर जो भी विक्रय मूल्य निकलेगा वो हमारा लाभ हो जाएगा। तो हमारा लाभ आ गया यहाँ पर 25% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, उसी तरीके का क्वेश्चन है और इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें हम ऑप्शंस भी दिए, तो ठीक है, इसमें दिया गया है कि 20 वस्तुओं की लागत x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि 20 वस्तुओं की लागत को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, 20 वस्तुओं की कॉस्ट x, जो भी 20 वस्तुओं की सीपी है वो किसके बराबर है, आपकी x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो x वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से भी हम वही करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेंगे, तो यहाँ से अनुपात क्या आएगा x/20। ठीक है ना दोस्त। अब हमें क्या करना, पर प्रश्न दिया है कि अगर 25% प्रॉफिट है यानी कि लाभ 25% का होता है, तो दोस्त हम जानते हैं कि देखो दोस्त, तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और क्या दी है कि प्रॉफिट दिया हुआ हमें प्रश्न में, प्रॉफिट कितने का होता है 25% का, तो एक अनुपात हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यहाँ से भी मिल जाएगा। तो 25% का मतलब क्या होता है 25/100, और ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/4 इसकी। ठीक है ना, इसको काटने के बाद तो हम समझ सकते हैं कि जो बटे में दिया है वो हमारा क्रय मूल्य होगा, ये हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। और जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखेंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा, यानी कि इससे 1 बड़ा हो जाएगा। यहाँ से दोस्त हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 1 ये मिल गया, और यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ये भी दिया था। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या दिया है कि ये 20 जो है वो आर्टिकल्स की वैल्यू है, तो 20 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को, रेशियोज़ को रिलेट कर दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ से CP/SP का रेशियो क्या मिला हमें 4/5। ठीक है ना, और यहाँ पे भी दिया है, तो हमें ये पता है कि 5 का मान अगर 20 दिया है तो हम क्या करेंगे 5 चौके 20। तो हमें यहाँ से पूछा क्या गया था कि 4 का मान क्या होगा, और 4 का मान x के रिलेटिव में आएगा, तो 4 में भी 4 का गुणा कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 16। जब 5 में 4 का गुणा करके ये 20 आ रहा है, तो 4 में भी 4 का गुणा करके ये x आ जाएगा, वही x हम निकाल चुके 16, तो x का मान यानी कि 16 आएगा दोस्त। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, 16 आर्टिकल्स को बेचने पर हमारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है वो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आया हो आपको तो आप इसमें कमेंट नीचे करके पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो के लास्ट में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है कि x वस्तु को बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का प्रतिशत ये दिया हुआ है, तो आपने परसेंटेज में सीखा होगा कि 16.66% का मान क्या होता है दोस्त, इसका मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6। ठीक है ना, तो नीचे का क्या रहता है आपका, वो देख लीजिए। अगर 6 वस्तुओं पे 1 की हानि हो रही है ना, 6 वस्तुओं पे 1 की हानि हो रही है, यही तो मतलब है। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या बोला गया कि x आर्टिकल्स को बेचने पर, यहाँ पर ये बोला गया है
एक्स आर्टिकल्स बेचने पर एक व्यक्ति को किसके बराबर होती है, यानी कि एक्स वस्तुओं का बिक्री मूल्य बराबर है, यहाँ से कोई कॉस्ट प्राइस तो दी नहीं है आपको, तो आपको बस यही बताना है कि यहाँ पे एक्स आर्टिकल्स को इस एसपी पर बेचेंगे किसी भी विक्रय मूल्य पर, तो आपको कितने आर्टिकल्स की कीमत के बराबर हानि होगी, 7 आर्टिकल, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 6 वस्तुओं को बेचने पर एक की हानि हो रही है, तो 7 वस्तुओं की हानि कितने पर होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 6 वस्तुओं को बेचने पर एक आर्टिकल के बराबर हानि हो रही है, ठीक है, और आपको 7 आर्टिकल्स की कीमत के बराबर हानि करना है, ठीक है ना। तो जब एक का मान 7 हो जाएगा तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 का मान भी 7 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, यानी कि 42 वस्तुओं को बेचने पर आपको ये वाला हानि मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें यह दिया था कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हो रही है, तो उस हानि परसेंटेज को इस तरह से लिखा, तो उसके बाद आपको पता चल गया कि एक वस्तु की हानि 6 आर्टिकल्स पे हो रही है, ठीक है ना। तो आपको 7 आर्टिकल्स के क्रय मूल्य के बराबर हानि करनी थी, तो आप टोटल कितने आर्टिकल बेचेंगे ये आपको निकालना है, तो 6 सत्ते 42 कर देंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब एक आर्टिकल 7 गुना हो रहा है तो ये वाले आर्टिकल्स भी हमारे 7 गुने हो जाएंगे, तो ये 7 गुना जैसे ही हमने लिखा हमारे आर्टिकल्स आगे कि 42 वस्तुओं को बेचने पर हमें 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सा सवाल था, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को बस समझना है तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए 19 वस्तुओं को 225 रुपये में खरीदा गया, यानी कि 19 वस्तुओं का सीपी क्या है आपके पास, 225 रुपये। इन्हें बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि इनको जब बेचा तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 6 वस्तुओं का एसपी ये आपका लॉस हो गया। आपको बताना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो दोस्त आप जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, 19 वस्तुओं को ही तो बेचा था, तो 19 वस्तुओं का एसपी, 19 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, इसमें से घटा देंगे 19 वस्तुओं का सीपी, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितनी वस्तुओं का, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, यही तो हो रहा है, सेलिंग प्राइस और 6 आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है। तो देखिए 19 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया है प्रश्न में कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 225 रुपये है, तो सीपी ऑफ 19 इक्वल टू रुपये 225, ठीक है। इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो विक्रय मूल्य आपने मान लिया एसपी 1 रुपये मान लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम मान लेते हैं 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ठीक है ना। तो 6 वस्तुओं के एसपी लिख लेते हैं, तो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर आपका क्या हो रहा है, लॉस। अब दोस्त आप जानते हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि 19 वस्तुओं का सीपी माइनस 19 वस्तुओं का एसपी, तो आपका लॉस आएगा। अब यहाँ पर लॉस कितना था, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, और 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 225 है, और 19 वस्तुओं का एसपी हमें कुछ नहीं पता, तो हमने ऐसे का ऐसा लिख दी। इसको इधर ले आएंगे 19 वस्तुओं के एसपी को, तो ये कितना हो जाएगा 19 से 6 25 वस्तुओं का एसपी बराबर है दोस्त 225, तो यहाँ से एक वस्तु का एसपी निकल के आ जाएगा, वो 225 में आप 25 से भाग दे देंगे, तो दोस्त कितना निकलेगा 25 नंबर 225, तो एक वस्तु का एसपी आपको 9 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये तो 225 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया ही हमें प्रश्न में, ठीक है ना, तो उसका मान वहाँ पे पुट कर दिया था हमने, उसके बाद सब आसानी से हो गया। अब क्या करेंगे इसको दूसरे तरीके से, पेपर में क्या इतना टाइम तो लगाना नहीं हमें, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि एसपी, देखो दोस्त अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका सीख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना है हमें, ठीक है ना। इसमें दिया है कि हमें 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 225 दिया है, ठीक है, 225 दिया है, हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया 1, हानि हो रही थी ना जिसकी जो भी हो रहा है उसको वही मान लेते हैं 1 मान ले, तो हमने प्रत्येक वस्तु का एसपी मान लिया 1। अब हमें यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 6 रुपये की, ठीक है। हम 19 वस्तुओं पे 6 की हानि कर रहे हैं, यानी कि 6 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कुल वस्तुएँ कितनी थी, कुल रुपए कितने रहे होंगे 19 + 6, यानी कि 25 रहे होंगे, सीपी हमारा 25 रहेगा। 25 सीपी का मतलब क्या है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य, समझ लेना, 25 सीपी यानी कि 25 वस्तु, 25 से हमने इसको भाग दे दिया, तो प्रत्येक वस्तु का एसपी निकल के आ जाएगा यहाँ से,
तो 25, जैसे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पर CP आ गया, बट 25 को हम क्या मान सकते हैं, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके 225 के बराबर है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 9 रुपये। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रत्येक वस्तु का, ईच आर्टिकल का हमने मान लिया था SP 1 रुपये। ठीक है, तो 6 वस्तुओं का लॉस हो रहा था, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 6 रुपये हो गए। तो इससे हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकल के आ गया 25। अब ये 25 जो क्रय मूल्य है इसको हम क्या मान सकते हैं, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर ये है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 से इसमें 225 में भाग दे देंगे, तो हमारा आ गया 9 रुपये आंसर। ठीक है, ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। आपको बस डायरेक्टली करना क्या होता है कि 19 आर्टिकल दिए, 6 दिए, तो ये टोटल आर्टिकल हो जाएगा, जितने का लॉस हो रहा है उतने का हमने, जैसे अगर लॉस हो रहा है तो 19 + 6 हो जाएगा, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 19 माइनस उतनी आर्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उनको उस हिसाब से आप डिवाइड दे सकते हो। तो इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगले प्रश्न में दिया है कि किसी वस्तु को 8,450 रुपये में बेचने पर, 8,450 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो वस्तु को 9,550 देने पर लाभ के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100, ठीक है, आपने इसको 20% हानि पर बेचा और 30% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर तो इसकी लॉस हो गया, यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो गया, ये इसकी हानि हो गई, यहाँ पर ये इसका लाभ हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, आप अगर गौर से देखेंगे तो 100 से ये कितने का लॉस हुआ, 20 का, यहाँ पर ये कितना बढ़ा, 30 बढ़ा। अगर इसको जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये 50 है, ये दोनों लाभ और हानि टोटल परसेंट 50%, वो किसके बराबर है, इन दोनों के अंतरों के ही तो बराबर है, यानी कि इसमें भी अंतर कितना है, 50 का अंतर। अगर इसमें 50 जोड़ देंगे तो आपको 130 मिल जाएगा ना। तो जो नेट परसेंटेज का जो योग है वो किसके, इसके अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। अंतर भी किसके बराबर था, 50 के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे इससे इसको कम पे बेचा तो यहाँ पे कुछ हानि हुई, इसको ज़्यादा पे बेचा तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ। वो लॉस और प्रॉफिट का परसेंट नेट किसके बराबर हुआ, इसके अंतर के। इसका अंतर देखें तो कितना है दोस्त, 1100 है। हमें मालूम नहीं दिया, लेकिन हमें दिया गया है कितना, इसका ये दिया है कि इसके लॉस और प्रॉफिट में रेशियो दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 5 11 जोड़ेंगे। अभी इसमें जोड़ा था ना 3 5 50, 50 को इसके अंतर के बराबर किया था, तो ऐसे ही हम इसको जोड़ देंगे। 6 5 11, 11 का मान 1100 के है दोस्त, तो 1 का मान 100 हो जाएगा। तो 5 यानी कि इसको 500 कर देते हैं और इसको 600 कर देते हैं, तो 5 का मान 500। यहाँ से हमें क्रय मूल्य क्या मिल जाएगा, अगर 8,450 में है, 8,450 में हमने 500 जोड़ा तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्त, यहाँ से हमारा CP आ जाएगा 8,950 रुपये। ठीक है, अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसकी बिक्री मूल्य बताना है अगर हम वस्तु को 10% लाभ पर बेचें। देखिए ये तो कॉस्ट प्राइस निकाल ली हमने, अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है 10% लाभ पर। तो 10% कितना होता है, 895, जो 895 में और जोड़ देते हैं, तो इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, 5 का 5, 9 5 14 के 4, हाथ लाई 1, 9 9 18 की 1, हाथ लाए 1, 9,845 रुपये। तो इस तरह से आपका SP आ गया 9,845 रुपये। ठीक है दोस्त, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने और कुछ नहीं किया इसके अलावा, कि अगर मतलब लाभ और हानि में अंतर दे रहा है, वो जो भी डिफरेंस दे रहा है या रेशियो दे रहा है, तो उस रेशियो का योग करके हम उन दोनों सेलिंग प्राइस के, देखिए ये भी तो एक बिक्री मूल्य था और यहाँ पे ये भी एक बिक्री मूल्य है। ठीक है, इन दोनों SP बिक्री मूल्य का अंतर ले लेंगे और उस अंतर को इनके योग के बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है उसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 7/3 कर दिया जाता है, यानी कि पहले मान लो उसका बिक्री मूल्य 3 था और अब उसका 7 कर दिया, पहले अगर उसका SP1 3 है, अब उसका 7 कर दिया, तो जो लॉस परसेंट था वो प्रॉफिट परसेंट में बदल जाता है। यानी कि जो भी क्रय मूल्य रहा हुआ वो उसके बीच में रहा हुआ, क्रय मूल्य से इधर लॉस होता है, क्रय मूल्य से इधर ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होता है। ये मैंने आपको बताई दिया अच्छे से। तो हमें वो क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्त अभी मैंने बताया था आपको कि लॉस और प्रॉफिट का अंतर जो भी रहेगा वो कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने कि लॉस परसेंट आपका प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। हमने माना कि X% का लॉस हो रहा है और यहाँ पे X% का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है ना, तभी तो बराबर आएगा। तो अब इस दोनों का योग करेंगे x और x का, तो कितना आएगा 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर। तो इन दोनों का अंतर कितना है 4, यानी कि x% का मान कितना आ गया दोस्त, जो x% नहीं, यहाँ पे हमने सीधे इसका क्या मान लिया था हमने, x मान लिया, x यानी कि लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, अब ये लॉस परसेंटेज और एग्जैक्ट वैल्यू में भी वही बात रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं आया। बताऊँ कैसे, कि अगर लॉस परसेंट की बात हो रही तो लॉस काय पे निकलता है, CP पे, गुणा कितने का होगा 100 का, प्रॉफिट काय पे निकलता है, प्रॉफिट पे, लेकिन नीचे तो CP आता है, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो लॉस बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। तो परसेंटेज और वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ से देखा हमने कि 2 की वैल्यू, 2x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्त, x की वैल्यू हमारी आएगी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 आ गई, और हमने क्या माना यहाँ पर CP निकालना है। तो देखिए, अगर SP1 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा CP आएगा। तो SP1 3 कितना है, और 2 इसमें जोड़ दिया तो 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्त 5 आ गया। अब वो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लॉस परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट निकाल देंगे। 2 का लॉस हो रहा है 5 पे, तो कुल का निकाल दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हम अगर फ्रैक्शन की वैल्यू जानते हैं तो इसको मार कर देंगे 40% का लॉस। पर नहीं जानते तो इसको इससे काट दिए, 5 दूनी 10, यहाँ से भी निकल के आया 40% का लॉस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका मैं एक आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। जैसे इस प्रश्न में क्या दिया है कि SP और CP, अगर आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस निकालनी जब लाभ और हानि बराबर दी हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास SP1 और SP2 का वैल्यू दिया है, ये हमारा 7 कर दिया, ये 3 कर दिया, और बीच में रहता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट इसके प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सीधे सीधे क्रय मूल्य निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दीजिए। तो आपने जोड़ा 3 + 7, इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो क्या निकल के आएगा 10/2 यानी कि 5। तो ये 5 आपका डायरेक्टली निकल के आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिए 5, तो इतने सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने सीधे सीधे 5 रख दिया, तो सीधे सीधे यहाँ पे 5 अगर आपका क्रय मूल्य आ गया, तो SP1 दिया आपको 3, ये आपका 5 आ गया। इसमें आपको लॉस परसेंटेज बताना था, तो लॉस कितने का होगा, 2 का लॉस कितने को हो रहा है दोस्त, 5 पे, परसेंटेज में कहाँ 100 का गुणा कर देंगे। तो दोस्त यहाँ पे आ गया आपका 40% की हानि, और यही आपसे पूछा गया था। तो समझ गए, अगर आपको दिया है कि सेम परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर है प्रॉफिट परसेंटेज के, तो आप क्या करेंगे, दोनों क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करें, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके आधा कर दीजिए। मैंने वही किया यहाँ पर, SP1 + SP2 इनको जोड़ के आधा कर दिया, सीधे सीधे आपको क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए इसमें दिया गया 24 रुपये की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत 16.7% है। यदि लागत मूल्य 480 रुपये है और कोई छूट नहीं दी जाती तो नया लाभ क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या दिया है, 100 रुपये की चीज़ है कोई, ठीक है, और आप इसको 20 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहे थे, यानी कि आपने इसकी अंकित मूल्य डिनोट की 120। तो इस केस में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था पहले, 20% का। अब अगर मैंने बोला आपसे कि आप डिस्काउंट दे दीजिए मुझको 10% का, तो मैंने आपसे डिस्काउंट दिलवा लिया 10% का, तो आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 12 रुपये घटा देंगे ये डिस्काउंट। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 108 रुपये। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से प्रॉफिट, फिर 8% का, जो पहले मिल रहा था आपको 20% का। तो जो भी परिवर्तन आया क्या, इन रुपये डिस्काउंट वाले रुपये की वजह से। अगर मान लीजिए ये डिस्काउंट ना देते तो आपके पास प्रॉफिट क्या होता, तो आपके पास प्रॉफिट कितना होता दोस्त, अगर आपने ये डिस्काउंट ना दिया होता तो आपके पास प्रॉफिट होता पूरे 20 के 20 का। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो 12 है वो उसी की वजह से तो डिस्काउंट हमारा, जो उसकी वजह से तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो हम देख लेंगे 12 100 का कितना प्रतिशत है, तो दोस्त ये 12% है। तो देखिए पहले अगर आप प्रॉफिट कमा रहे थे 20 और 12 कितना परसेंट है हमारा, 100 का ये 12% ही तो है। तो ये 12 घट गया आपका प्रॉफिट,
ये 12 प्रॉफिट आपका घट गया तो आपके पास कितना बचेगा, 8% का प्रॉफिट। तो बस यही कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में यूज करना है कि आपके पास मान लीजिए पहले क्रय मूल्य दिया था 100, आप 20% उस पर अधिक मार कर रहे थे, तो एस पी आ रही थी आपकी 120, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा था 20% का, लेकिन आपने डिस्काउंट किया 10% का जो कि था 12 रुपये, ठीक है। तो आपका नया एस पी आया कितना, 108, तो उस केस में आपके पास बचा क्या, 8% का प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट था वो किसकी वजह से घटा, इन 12 रुपये की वजह से, ठीक है। 12 रुपये को हमने देख लिया कि 100 का कितना है, 12% है, तो 20 में से हमने डायरेक्ट 12% घटा दिया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 8%, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था सेम वही चीज़ दी थी, 480 रुपये में आप बेच रहे थे बिना छूट के, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट क्या होगा। अब मैं करता हूँ इसमें कि हमें मान लीजिए प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था, 16.7%। अब अगर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं, प्रश्न में क्या बोला है कि पहले आपको प्रॉफिट हो रहा है 16.7% का, और अगर आपने 24 रुपये का डिस्काउंट ना दिया हो, सीपी वस्तु की हमें दी 48 रुपये, 480 रुपये, तो आपको बताना है कि अगर बिना डिस्काउंट दिए आप वस्तु को उसी वस्तु की रेट पर बेचते हैं नो डिस्काउंट पर, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो दोस्त देखिए, अगर हम वस्तु पर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हमें पहले 16.7% का तो होगा ही, डिस्काउंट की वजह से घट रहा था, यानी 24 रुपये की वजह से हमारा प्रॉफिट घट रहा था। तो हम देख लेते हैं वो 24 कितना है सीपी का, 24 हमारा देखेंगे तो 480 का वो कितना प्रतिशत है, तो परसेंट निकालेंगे, 24 तो ये जाएगा कितनी बार, 20 बार, 20 से इसको काट देंगे तो 5, यानी कि 5% है। और डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि 10% 48 है और 5% इसका 24 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 24 की वजह से 5% और बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा कितना हो गया, 21.7% का प्रॉफिट, ठीक है ना दोस्त। तो आपको ना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी इसमें ना कुछ, बस आपको समझना पड़ा कि हमारा 16.7% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम छूट वाले रुपये को भी प्रतिशत लाभ में जोड़ लेंगे तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो हमारा आ गया 5% था, वो क्रय मूल्य का जो भी हम छूट देते हैं वो उस पर बढ़ा दिया हमने। 24 रुपये को देख लिया कि वो कॉस्ट प्राइस का कितना बन रहा है, वो 5% बन रहा है सीपी का, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन में दिया गया दोस्त आपको कि एक वस्तु है जिसको किसी कीमत पर निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 16% की हानि होती। जब वस्तु का मूल विक्रय मूल्य 90 पर बेचा जाता, यानी कि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचा जाता, तो लाभ परसेंट क्या होता। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि 70% एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया एसपी, ठीक है, कुछ भी जो भी है उसको एसपी ही मान लिया, तो एसपी का 70% है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस होता है 16%। अगर हम 70% पर बेचते हैं तो हमें 16% का लॉस होता है, यानी कि फिर जो वैल्यू की कीमत रह जाती है वो कितनी है, वस्तु की कीमत 84% ऑफ सीपी, क्योंकि 16% का तो लॉस हो गया दोस्त। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि हमें 84% वस्तु की कीमत मिलती है अगर हम 70% पर बेचते हैं वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि अगर हम वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचें, यानी कि हमने यहाँ को 90 किया, 90% पर बेचें, तो हमें बताना है कि उसका कितना लाभ परसेंट होगा। तो देखिए इसको हमने 90 किया तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको हम हल कर लेते हैं। तो हमें 90% ऑफ एसपी बेचने पर सीपी का कम निकलेगा, वो देखना है कितने बराबर, तो 70% ऑफ एसपी बराबर होती है 84% ऑफ सीपी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 90 बनाना है, तो 90% ऑफ एसपी बराबर 84% ऑफ सीपी बटे 70 इंटू 90, ठीक है दोस्त। 0 से 0 चला जाएगा आपका, 7 से जाएगा तो 7 1 7 2 14 12%, 12 नंबर 108% ऑफ सीपी आ जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर 90% ऑफ एसपी आपका 108% ऑफ सीपी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी सीपी जो होगा वो आपका 100% होगा, लेकिन ये 90% एसपी पर बेचने पर वस्तु हमें 108% ऑफ सीपी दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया दोस्त 8%, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। इसको अगर आप वैसे चाहें रेशियो मेथड से तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रेशियो मेथड से बता देता हूँ। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, 70% ऑफ दिस प्राइस
अगर आप 70% ऑफ SP पर बेचते हैं तो आपको 84% ऑफ CP मिल रहा था 16% के लॉस के बाद। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 90% ऑफ SP पे बेचेंगे तो कितने प्रतिशत हमें CP मिलेगा। ठीक है, यहाँ से SP CP का रेशियो निकाल लेते हैं और इसको रिलेट इक्वल कर देंगे। SP अपॉन CP बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पे 84/70, इसको काट देंगे 14 पंजे 70, 14 छक्का 84। यहाँ से हमारा 6/5 आ गया। यहाँ से SP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ से x/90 आएगा। दोस्त यहाँ से SP CP कितना आया था 6/5 और 5 का मान 90 है तो 6 का मान कितना होगा ये निकालना है। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। ठीक है, तो दोस्त यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 और हमसे प्रॉफिट परसेंटेज ही तो पूछा था, तो 100 के ऊपर जो भी है वो कितना है 8 है, तो 8 हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक तरीका है। आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी करना जैसे भी आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो 16% लॉस हो रहा था ना, तो हम क्या कर रहे थे 100 में से 100% CP थी, उसमें से 16 घटा देंगे तो 84% CP बचेगी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। अगर आप मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारा SP1 और SP2 इसको अगर हम डबल कर देते हैं, मान लीजिए 1 है इसको 2 कर दिया तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है। तो पहले प्रॉफिट अगर 1 हो रहा था तो वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली बढ़ के कितना रहा है, अगर पहले 2 यूनिट बढ़ रहा है तो देखिए क्या लास्ट में हमारे 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं बढ़ रहे। तो 2 यूनिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर हमने सेलिंग प्राइस को डबल किया 2 से 4 कर दिया, ठीक है, तो अब 2 यूनिट बढ़ पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि पहले कितना था प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले का प्रॉफिट हमें पता नहीं है, बस इतना पता है अगर पहले प्रॉफिट 1 हो रहा था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा 1 पहला प्रॉफिट, तो अंत वाला प्रॉफिट उसका 3 गुना हो जाता है, तो यानी कि 3 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 1 से 4 हो रहा है। तो आप बता सकते हैं ना कि क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो गया 1, और यहाँ से आपका ये निकल के आ गया। तो 1 का प्रॉफिट 1 पे हो रहा है, आप गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा 100%। ये हमारा शुरू का क्रय मूल्य था, ये हमारा विक्रय मूल्य दिया है, ये हमारा SP दिया है। ठीक है, दोनों दिए हैं। इसमें बोला क्या है कि प्रॉफिट ट्रिपल होता है, तो पहले अगर प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है, ठीक है, तो उसका 3 गुना प्रॉफिट करा दीजिए, और 1 का हो रहा है तो ये 3 बढ़ा दीजिए, और ये क्या करें सेलिंग प्राइस को डबल करना है, तो 2 से ये 4 किया, सही है, सारा कुछ सेटिस्फाई करना है। तो हमारा आंसर आ गया इस तरह से 100। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट ये दिया था ना, प्रॉफिट 1, ये प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट 2, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा था 2 का। तो हमें लास्ट दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में भी अंतर 2 करना था, लेकिन हमारा अगर सेलिंग प्राइस को देखें डबल करने पर हमारा अंतर तो 2 नहीं हो रहा, तो अंतर हमें उसका भी 2 करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट मैच करेगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। बाकी डायरेक्टली आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो पेपर में क्या है इस तरह के क्वेश्चन हल नहीं करने पड़े, आप डायरेक्टली माइंड में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने सेलिंग प्राइस 2 से 4 की, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बढ़ रहा है सेलिंग प्राइस में अंतर, और मान ली प्रॉफिट मैंने 1 ली, अपना क्रय मूल्य 1 लिया, तो 1 से 4 में प्रॉफिट हो रहा है 3 का, और 1 से 2 में प्रॉफिट हो रहा है 1 का, यानी प्रॉफिट भी 3 गुना हो गया, सेलिंग प्राइस भी 2 गुनी हो गई, यानी सारी कंडीशन मैच हो गई। तो फिर हमको क्या पूछा गया प्रॉफिट होती, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा दोस्त 1 पे 1 का, तो 100 पे 100 का 100% प्रॉफिट, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न में देखना है आपको कि करना क्या है। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि 750 आर्टिकल्स हैं, इनकी 1.50 रुपये कीमत है, तो 1 रुपये 50 पैसे वस्तु की दर से 750 वस्तु बनाता है कोई व्यक्ति, तो टोटल 750 वस्तु हैं। ठीक है भाई, वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है, केवल 500 वस्तुएं बेची जाएँ तो 15% लाभ प्राप्त हो, जबकि 150 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो देखो इसमें से 150 वस्तु तो खराब ही कर दी इसने, बची कितनी इसके पास 600 में से वो 500 बेचता है, 500 वस्तु बेचने पर वो 15% का प्रॉफिट कमाता है, तो 15% का प्रॉफिट कमा दो इसको। ठीक है, 600 आर्टिकल पर उसको कितने का, जैसे 500 वस्तु बेचने पर उसको
15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 500 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो तो 100% था, उस पर 15% और मिलेगा उसको, यानी कि टोटल क्या हो गया 115%। अब अपने पास 100 वस्तुएं और बची थी तो उनको भी बेचवा दो, तो 100 वस्तुओं को बेचने पर हमें कितने % प्रॉफिट बनेगा। तो जब कि ये 500 से 115 बनना है तो ये 1/5 है, तो इसका प्रॉफिट भी 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी कि 23% बनेगा। तो टोटल हमारा कितना प्रॉफिट बनेगा ये देख लीजिए। 600 वस्तुएं बेचने पर हमारा कितना % CP बन रहा है, 115 तो ये बन गया, 23% CP ये बन रहा है, तो देखिए 138% CP बन गया 600 वस्तु बेचने पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 600 वस्तुएं बेचने पर हमारा 138% बनना है, तो 600 वस्तुओं का CP कितना रहा होगा 100, उस पर जो भी बढ़ रहा है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 100 पे जो भी बढ़ेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 38% का दोस्त प्रॉफिट हो गया। तो देखा आपने कि हमें इस रुपये की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने बस चीज़ें समझी कि देखिए 500 वस्तुएं बेच रहा था तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 115% वैल्यू होगी किसकी, उसके क्रय मूल्य की। अब हमारे पास 100 वस्तुएं और एक्स्ट्रा बची थी, उनको भी बेचवा देते हैं। तो उनको बेचवाया तो वो कितने % देगी हमें क्रय मूल्य, तो देखिए 500 जब 115 दे रही है तो 1/5 ये है 100, तो ये जो कीमत है कुल उसका 1/5 देगी, तो 1/5 इसका 23 होता है, वो हमने जोड़ दिया। टोटल हमारा इस तरह से 138% आ गया। तो 100 के ऊपर जो भी मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट % हमारा कितना होगा दोस्तों 38%। और वही हमसे पूछा था कि एक्चुअल प्रॉफिट % बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक जैकेट है भाई जिसको बेचा जाता है 2x पर, ठीक है। तो आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं 20%, यानी कि ये 120% की वैल्यू हो गई। अगर किसी वस्तु को 2x में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना सोच रहा है कोई भी व्यक्ति, और वह अपनी जैकेट को 3x पे बेचना चाहता है। उसने मार्क किया 3x, ठीक है। जैकेट पर अंकित मूल्य उसने क्या अंकित किया कि भैया मैं तो 3x में बेचूंगा, तो उसने अंकित कर दिया 3x, ये हमारा MP हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इस पर डिस्काउंट भी देता है, कितना डिस्काउंट देता है वो 40% का। तो सेलिंग प्राइस दूसरी हमारे पास क्या निकल आएगी 3x का 60%, तो 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो कीमत कितनी बची 3x का 60% निकालना है, तो ये 60% आ जाएगा 36 18 1.8 ऑफ x आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ये हमारा कैपिटल X है जो 3x के साथ में, तो 1.8x आ गया। देखिए दोस्तों 2x की % 120 है और हमें निकालनी 1.8x की, तो ये 1.8x हमें दिया है प्रश्न में कि 2x की प्रतिशत कितनी है 120, और हमसे पूछा है कि 1.8% की प्रतिशत कितनी होगी। तो इसको हम 1.8 बनाने के लिए क्या करेंगे 0.9 का गुणा कर देंगे। तो दोस्त इसमें भी 0.9 का गुणा कर दीजिए, तो 12 नंबर 108 होता है दोस्त आपका, तो 108% बन जाएगी 180 की वैल्यू। जब इसको हमने 0.8 किया तो 9 दूनी 18 किया। तो इसके बाद वो पूछ रहा है हमसे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया था। दोस्त हमने प्रॉफिट कमाया था 8%। प्रश्न में बोला गया है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 अधिक है, यानी कि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 100 अधिक है, यानी मान लीजिए इसका x है तो इसका x + 100 है, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि वस्तु एक 40% लाभ पर और बी 40% की हानि पर बेची गई। यदि संपूर्ण लाभ का प्रतिशत 5% है, यानी कि देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है ए, ठीक है, और बी, इसको और इसको बेचा हमने 40% लाभ पर, ठीक है, और इसको बेचा 40% हानि पर। तो हमारे पास नेट क्या निकल के आया 5% लाभ, ठीक है। अब 5% जो लाभ निकल के आया वो क्या होगा a + b के कुल क्रय मूल्य का, ठीक है ना। तो जो 5% आएगा वो a + b के क्रय मूल्य का होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर आप देख पा रहे हैं कि x का 40% कितना होगा 40% ऑफ x, ये प्लस का होगा, यहाँ पर 40% ऑफ x माइनस का होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास जो भी बचेगा 40% वो 100 का बचेगा, ठीक है। तो 100 का 40% हमारा कितना होता है 40 रुपये, और ये 40 रुपये किसके बराबर होगा वो 5% ऑफ a + b के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यही तो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 5% का मान 40 है, तो 100% a + b का कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से।
ए प्लस बी का कुल क्रय मूल्य कैसे निकला? अगर 5 का मान ये 100 का कितना होगा देख लेते हैं। तो 5 में कितना बनाना पड़ेगा? 2 का गुणा 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 20 का गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों ए प्लस बी का नेट क्रय मूल्य आ गया 800 रुपये। ठीक है, तो ये 800 रुपये इसका नेट क्रय मूल्य आ गया। अब प्रश्न में हमें क्या दिया था कि इन दोनों के बीच में अंतर जो है प्राइस का कितना है? 100 रुपये का अंतर है। तो ठीक है, ये ज़्यादा है तो हमने 100 जो अंतर है उसको हटा दिया, 2 से भाग, तो बचा हमारे पास 700। 700 को दोनों बांट दिया, तो ए और बी, तो बी का मान हो गया 350 और ए का इससे ज़्यादा 100 तो हो गया 450। ठीक है, और ये हमसे शायद पूछा था कि प्रश्न में वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वो आ गया 350। ठीक है दोस्त, तो हमें इस पर काम क्या किया? हमें ये काम करना है कि जो एक्स्ट्रा है ना बस उसी को ध्यान में रखता है। तो 40% 40 रुपये जो है वो 5% ऑफ ए बी के बराबर है बस, और यहीं से हमारा प्रश्न हो जाएगा। इतनी सी लाइन का रिक्वायरमेंट है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है ना, ये कैंसल आउट क्यों हो गया था? क्योंकि इसमें दिया था ना कि अगर हम नेट इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो इसको जोड़कर ही तो 5% के बराबर करते। जब हम जोड़ते इस पूरी चीज़ को तो ये वाला इससे कैंसल आउट हो जाता, बस हमारा बीच में क्या बचता? 40 रुपये। वो 40 रुपये फिर किसके बराबर हो जाता? 5% ऑफ ए प्लस बी के। ठीक है ना, तो ये प्रश्न होता दोस्त। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया देखिए, एक आर्टिकल है जिसको 43 रुपये के 43% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या, यदि लागत मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो विक्रय मूल्य समान रहता है और लाभ प्रतिशत बन जाता है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक वस्तु थी, मान लीजिए 100 रुपये की, उसको बेच रहे थे वो कितने? 43% के लाभ पर, यानी 143% पर। अब वो क्या कहते हैं कि हमने क्रय मूल्य बढ़ाया 30%, तो 130 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य हमने वही रखा तो विक्रय मूल्य समान रहा। ठीक है, तो ये SP2 हो गया, ये SP1 हो गया। अब इस वाले केस में आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे तो पहले लाभ कितना हो रहा था? 43% का। इस वाले केस में कितने रुपए का लाभ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है आपका 13 रुपये का। अब आपको बताना कि ये 13 रुपये जो है ना वो कितना प्रतिशत है। तो या तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि 13 इसका 10% है, नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए 13/130 गुणा 100। ठीक है, 13 आपका 130 का कितना है? 10%। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्त? 10% का। ये प्रश्न तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर किसी वस्तु को 143% पर बेचा जाता है तो 43 का लाभ हो रहा है। उसी वस्तु की अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा दी जाती है, यानी क्रय मूल्य उसका बढ़ा दिया 30%, यहाँ पर 30% हमने बढ़ा दिया है, तो हमारे पास नई CP आ गई। ठीक है, और नई SP आ गई, नया विक्रय मूल्य आ गया, वो तो 143 था। इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा लाभ परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर लिया तो हमारा लाभ आ गया था कितना? 13 रुपये का, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें।